साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम ECL में डाल दिया गया। इमरान खान का नाम 190 मिलियन पाउंड केस में ECL में शामिल किया गया। वफाकी काबीना ने सर्कुलर समरी के जरिए मंजूरी दे दी। बुशरा बीबी का नाम भी ECL में शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। इससे कबल इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल था। तो आपको बताएं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम ECL में डाल दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। सीनियर रैंक के पर्सन तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, नैब में करप्ट प्रैक्टिसेस की इंक्वायरी हो रही है, ECL में डालना कितना जरूरी था नाम? देखिए, सिंबलिज्म इसका ज्यादा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इमरान खान के गिर्द कानूनी घेरा तंग हो रहा है और इमरान खान की पोजीशन इस किस्म की है सियासी तौर पर कि वो अब कानून के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसका सिंबलिज्म ज्यादा है। जाहिर है इमरान खान ने कहां पर फ्लाई करके बाहर चला जाना था या उन्होंने एग्जिट कहां से करना था, वो तो मुमकिन नहीं है। लेकिन ये सिंबलिज्म, ये मिसाल बनाना, ये बताना कि ECL के ऊपर इनका नाम आ गया है, बुशरा का नाम आ गया है और अब ये कानून की गिरफ्त में आने के करीब हैं, ये जरूरी था। इससे पहले भी ECL के ऊपर नाम डालने की मंतक यही थी कि लोगों को बताया जाए कि एक, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, दो, जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि आप कितने बेबस हैं। तो इसके अलावा तो मुझे कोई खास मंतक इसकी समझ नहीं आती। तो तलत साहब, फिर इसके बाद इमरान खान के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, क्या पोजीशन उनकी बाकी रहती है? देखिए, इमरान खान साहब के सियासी मसाइल तो हम सबके सामने हैं। जौक दर जौक लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। अब तो मुहावरा भी तब्दील करने की जरूरत है। अमूमन जौक दर जौक लोग उनको ज्वाइन करने के लिए जाते थे, तो मुहावरा अब तब्दील हो गया, उनको छोड़ के जा रहे हैं। वो बड़ा सियासी मखमसा है उनके लिए। आने वाले दिनों में मेरी इतलात के मुताबिक तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा लोग और छोड़ के जा रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि अगले महीने डेढ़ के अंदर कोई 200-250 के करीब लोग जो हैं वो किसी न किसी पोजीशन में उनको छोड़ के जा चुके हैं। तो ये तो सियासी मसला उनके सामने है। इसका उनके पास जवाब नहीं है। उनके पास कोई अब इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जिसके जरिए लोगों से वो रब्ता कर पाए। वो अपने जो खिताब फरमाते हैं वो उसमें अपनी बेबसी का इजहार भी करते हैं कि मैं फोन करता हूं, कोई फोन नहीं उठाता, मैं राब्ता नहीं कर सकता। उनके पास पार्टी पोजीशन ज्यादा है ओहदों की और लोग उनको फिल करने के लिए कम है। और जो उनके लोग बच गए हैं असद उमर जैसे, उनके बारे में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो किसकी नुमाइंदगी करते हैं। तो ये सियासी मसला तो है। कानूनी मसला मेरे ख्याल में दोबारा से मैं वापस जाना चाहूंगा। अब जो कादर ट्रस्ट का केस है, ये बहुत ही तगड़ा केस है इमरान खान के खिलाफ। अगर इमरान खान ना भी होते, इमरान खान के सियासी मसाइल नहीं भी होते, इस केस के जो हकायक हैं वो इमरान खान के गले बहुत आसानी से पड़ सकते हैं। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर जिस किस्म का डिसीजन मेकिंग का ट्रेल सामने निकला है कि फैसला किस तरीके से हुआ, पैसे किस तरीके से ट्रांसफर हुए, फायदा किसको हुआ, अप्रूवल किसने दी, वो बहुत ही आप समझे मुस्तरद और मजबूत ट्रेल है। तो कानूनी रास्ता उनके पास बहुत कम है। निगोशिएशंस की गुंजाइश ना होने के बराबर है। सियासी तौर पर लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट और नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर उनके नाम मौजूद हैं और वो दोबारा से अपील्स करते हैं निगोशिएशंस की, साथ हल्की फुल्की धमकी भी देते हैं। ये मगलूबा चल नहीं पा रहा। तो बहुत ही मुश्किल में है इस वक्त इमरान खान, बहुत ही मुश्किल में इस वक्त इमरान खान। तलत हुसैन साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। एक और बड़ी अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 का गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जुमे को नए कानून की मंजूरी दी। नए कानून के मुताबिक 184(3) के तहत फैसलों पर नजरसानी अपील दायर हो सकेगी। इस पर तलत साहब आपका इस पर भी कमेंट लेंगे, लेकिन अभी अपने नाज़रीन को बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नजरसानी का कानून बन चुका है और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को यह भी बताते चले कि नए कानून के मुताबिक 184(3) के तहत फैसलों पर नजरसानी अपील दायर हो सकेगी। नजरसानी अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच फैसला सुनेगा। इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नदीम मलिक साहब, क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नजरसानी का कानून बन चुका है और अब यह भी कह दिया गया कि नजरसानी अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा, तो क्या कहेंगे आप? देखिए कि इसमें सबसे तो बड़ी खबर यह है कि ये ना सिर्फ इस मौजूदा केस के ऊपर असरअंदाज होगा, बल्कि साथ ही साथ जो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली के मामलात हैं, उन दोनों के लिए भी एज ए स्पेशल केस वन टाइम प्रोविजन मौजूद है कि वो भी अपील कर सकेंगे।
और आइंदा से तो 60 रोज के लिए एक प्रोविजन डाली गई है, लेकिन माजी वाले जो केसेस है उनके लिए भी 1 टाइम प्रोविजन मौजूद है। तो वो दोनों अपनी अपील दायर करेंगे जल्दी, और ये मामला सियासी एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें सरप्राइज ये है कि सदर मुमलकत इतराज कर सकते थे, रोक के रख सकते थे, लेकिन उन्होंने तो दस्तखत कर दी हमें इसके ऊपर। तो मुझे इसके ऊपर काफी हैरत हुई जब हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट चल रहे थे, तो साथ ही कॉपी आई गजट नोटिफिकेशन की जिसमें सदर साहब ने इसके ऊपर दस्तखत 26 तारीख से किए हुए। तो काफी सियासी एतबार से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और खामोशी तो हुई है। इसका मतलब है कि बड़े स्टेक होल्डर सारे इस मसले के ऊपर ऑन बोर्ड होंगे। जी नदीम साहब, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आज नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग की सदारत पर बहाल करने की जो दरखास्त है वो भी दायर की गई, लेकिन उस पर एतराज उठाया गया कि ये जो दरखास्त है ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है, ये हाई कोर्ट में दायर नहीं की जा सकती। ऐसा भी होगा? देखिए कि जो उनकी सदारत वाला मामला था वो इन्होंने इलेक्शन एक्ट के अंदर एक प्रोविजन डाली थी, आई थिंक उसका सेक्शन 203 था, जिसके ऊपर इतराज लग के तो इनको सदारत से हटा दिया गया था कि कोई भी लायल शख्स पार्टी सदारत के लिए मौजूद नहीं है। लेकिन अब जब उनका ये अपील वाला मामला और ताहियात महली वाला मामला ये जब एड्रेस होगा तो बाकी मामला सानवी हैसियत इख्तियार कर जाएंगे। पहले मामला यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से इनकी जो अपील दायर होगी उसके बाद ताहियात महली वाला मामला इनका रिवर्स होता है। अगर वो रिवर्स होने का कोई रास्ता निकला तो बाकी चीजें सारी इख्तियार कर देंगे। जी ठीक है तलत साहब, ये जो कानून पास हुआ है, ये जो कानून बन गया, इसके ऊपर पीटीआई की जानिब से इतराज नहीं किया गया, सदर की जानिब से इसके ऊपर दस्तखत कर दिए गए हैं, तो क्या सर ये कितना सिंबॉलिक है? क्या अब हम ये समझें कि तमाम पार्टीज एक पेज पर आ गई हैं? जी एक पेज पे तो पता नहीं आ गई है, नहीं आ गई, लेकिन एक स्क्रिप्ट पर यकीनन आ गई है बहुत सारी जमातें, बिलखुसूस पीटीआई के जो अपने मेंबरान हैं वो एक स्क्रिप्ट पर आ गए हैं। वो हम सुना करते थे रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे। तो मेरे ख्याल में सदर मुमलिकत ने बहुत अरसे तक बहुत सारे कवानीन रोके, लेकिन जब से तब्दीली आई है तो वो अब रोक नहीं पा रहे उन कवानीन को। और आज जो चीफ जस्टिस बंदयाल को हैरानी हुई, जिसके ऊपर मुझे परेशानी हुई, मेरा अपना मानना ये है और मालूमात भी यही है कि उनको अदराक था कि ये कानून बन चुका है, लेकिन उन्होंने हैरानी का इजहार किया कि चले ये भी है। फिर उसके बाद जुमेरात तक उन्होंने प्रोसीडिंग जो है वो रोकी है, उसके बाद दोबारा आगाज होगा। मेरा नुक्ता नजर इसके बारे में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। नदीम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसका मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ को फायदा हो सकता है। जहांगीर तरीन की जो ताहयात नाअहली है वो भी इस ज़िम्न में अपील के जरिए अब टर्न की जा सकती है, और जिस बेंच ने ये फैसले दिए हैं उससे बड़ा बेंच इसको रिव्यू करेगा। ये बड़ी तब्दीली है, लेकिन एक जाविया ये भी ध्यान में रखिएगा कि नवाज शरीफ ने अपनी नाअहली का जो नजरसानी का हक है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर लिया है। मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन ने भी अपनी नाअहली के ऊपर दरखास्त दी थी, वो दरखास्त भी जो है रिजेक्ट हो गई थी। अब ये जो कानून बना है नजरसानी का आपको हक तो देता है, अपील का हक देता है, बड़ा बेंच इसको सुनेगा, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप 2 मरतबा नजरसानी की अपील जो है दायर कर सकते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा जानना, इसके ऊपर कानूनी माहिरीन अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि अगर किसी पार्टी ने अपना नजरसानी का हक जो है 1 मरतबा इस्तेमाल कर लिया है तो क्या इस कानून के जरिए वो नजरसानी का दूसरा हक भी इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल, हम ये कथा कलामी की माज़ा हम ये पूछ लेते हैं। माहिर कानून कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तजा साहब, आप ये यकीनी तौर पर सुन रहे होंगे, क्या 2 मरतबा दायर कर सकते हैं, अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं? कराची बार एसोसिएशन वाले केस में जो है एक ऑब्जर्वेशन थी, उसको बहुत उसको स्पेसिफिकली शायद डील नहीं किया हुआ, मगर उसमें बड़ा कैजुअली था कि उस डील किया हुआ है कि जी इसमें एक दफा जो है वो नहीं, जरूरी नहीं कि एक दफा जो है ना वो रिव्यू की जो है अपॉर्चुनिटी अवेल करें। तो अगर तो उस जजमेंट को किसी एंगल से देखा जाए तो शायद हो भी सकता है। वैसे आमतौर पर ये प्रैक्टिस नहीं है, राइट जो रिव्यू का एक ही दफा है, सेकंड टाइम पे नहीं हो सकता इसमें। मगर उसमें कराची बार एसोसिएशन वाली जो जजमेंट है, फेमस जजमेंट है, उसमें कहीं ऐसी बात चलते चलते में लिखी गई है। ठीक है कामरान मुर्तजा साहब, माजी के किन किन फैसलों पर ये कानून असरअंदाज हो सकता है और साथ साथ किन किन को फायदा हो सकता है इससे? देखिए उसमें एक तो ये है कि इसमें लार्जर बेंच सुनेगा, और दूसरी बात ये है कि कोई भी जो है ना वो 1 टाइम उसमें कोई बेनिफिट ले सकता है अगर वो उसका वो वक्त गुजर भी गया है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो उसमें कंडोनेशन ऑफ डिले की दरखास्त के साथ आ जाए और वो ये कह दे कानून अब बनाया और ये बेनिफिट अब अवेलेबल हुआ है, तो मैं भी इसके लिए जो है ना 1 टाइम बेनिफिट जो है ना मैं अवेल कर सकता हूँ। बेनिफिट अगर पर्सन ए को दिया है, आज दिया है, तो
कल मेरे साथ भी यही हुआ था और मुझे जो ना वरना डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, आर्टिकल 25 जो है वो वायलेट हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को जो भी इसका बेनिफिट लेना चाहे और अगर कोर्ट जो है ना वो उनका बेटर एटीट्यूड हो तो मेरा ख्याल है कि बेनिफिट जो है ना वो मिल सकता है। ठीक है, रिव्यू की अपॉर्चुनिटी एक ही बार मिल सकती है। कामरान मुर्तजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, नदीम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और तलत हुसैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।